Assalamu alaikum viewers. Today our topic is gallbladder polyps and its ultrasound. Welcome to my YouTube channel. Hopefully आपने मेरी तमाम प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी, और अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं इससे पहले वाली, तो मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस के लिंक पेस्ट कर दिए गए हैं। आप वहां से जाके एक एक करके देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की जानिब। गॉल ब्लैडर के जो पॉलिप्स होते हैं वो क्या होते हैं? बुनियादी तौर पर ये एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है जो गॉल ब्लैडर की दीवार के साथ जो है टिश्यू जो है एबनॉर्मल टिश्यू जो है वो ग्रो कर जाते हैं। उनको हम गॉल ब्लैडर पॉलिप कहते हैं। यानी कि गॉल ब्लैडर पॉलिप्स are growths that protrude from the lining of the inside of the gallbladder। यानी कि गॉल ब्लैडर की जो लाइनिंग है, गॉल ब्लैडर की जो वॉल है, उसकी इनसाइड पे जब कोई ग्रोथ प्रोट्रूड करती है तो उसको हम गॉल ब्लैडर पॉलिप कहते हैं। अब पॉलिप्स कैन बी कैंसरियस बट दे रेयरली आर। यानी कि बहुत रेयरली होते हैं कि ये जो पॉलिप्स हैं ये कैंसरियस हों, कार्सिनोमा हों, और तकरीबन 95% गॉल ब्लैडर के जो पॉलिप्स होते हैं वो बिनाइन होते हैं। इनकी कॉजेज़ भी मालूम नहीं हैं और मोस्टली जो है ये सिम्टम लेस होते हैं। पॉलिप्स के साथ जो मिलती जुलती चीज़ें होती हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, उनको थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिप्स के साथ जो है इसी तरह की जो है वो कार्सिनोमास भी होते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि आप पॉलिप्स और कार्सिनोमास को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से स्लज बाल भी हो सकती है, स्लज भी हो सकती है, स्टोन भी हो सकता है, या मैट्स भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं अलग अलग डिफ़ाइन कर लूँगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिप्स के हवाले से कि जो जीबी के जो पॉलिप्स होते हैं उनको हम अल्ट्रासाउंड पे कैसे देखते हैं और वो हमें कैसे नज़र आते हैं। तो इस लेक्चर में आज मैं आपको कुछ अपने केसेस भी दिखाऊँगा अल्ट्रासाउंड के, जो मैंने आपके लिए सेव किए हुए हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम अल्ट्रासाउंड की जो अपीयरेंस होती है, गॉल ब्लैडर के अंदर जो पॉलिप्स होते हैं उनकी अपीयरेंस कैसी होती है। तो एक बात याद रखें, इकोजेनिक या हाइपर इक्विक हो सकते हैं जो पॉलिप होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, लेकिन चूँकि इकोजेनिक और हाइपर इक्विक तो आपको पता है कि स्टोन्स भी होते हैं। तो अब स्टोन्स और पॉलिप्स के अंदर क्या फ़र्क होगा इकोजेनिसिटी के एतबार से? तो जो स्टोन होते हैं वो पोस्टीरियर शैडो कॉज कर रहे होते हैं, जबकि जो पॉलिप होते हैं ये पोस्टीरियर शैडो कॉज नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं इकोजेनिक हाइपर इक्विक होते हैं, इकोजेनिक या हाइपर इक्विक होते हैं और विदाउट पोस्टीरियर शैडो होते हैं, और इमोबाइल होते हैं। जिस तरीके से स्टोन जो है वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं जब हम पेशेंट को मूव करते हैं, जबकि जो पॉलिप्स हैं वो इमोबाइल होते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट जो है अटैच्ड विद वॉल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि पॉलिप्स जो होते हैं वो दीवार के साथ अटैच होते हैं। जैसे ये अटैच हुआ हुआ है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसे अटैच्ड है वॉल के साथ। और सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं आज कि जो इस वीडियो का जो हिस्सा है, जो केस में आप लोगों के लिए जो यहाँ पेस्ट किया है उसको देखते हैं। ये एक सिंगल जो है वो पॉलिप का केस है। आपको ये नज़र आ रहा है ये जीबी है और ये जो है लिवर है साथ में, और ये जीबी और जीबी की जो ये फंडस है, इस फंडस की वॉल के साथ एक इकोजेनिक एरिया जो है वो अटैच्ड है। चूँकि आपको मैंने पहले बताया कि जो पॉलिप्स होते हैं वो गॉल ब्लैडर की वॉल के साथ अटैच्ड होते हैं। जैसे ये अटैच्ड है, अगर ये स्टोन होता तो ये नीचे यहाँ बेस में आ जाता। अब ये फंडस में है और यहीं पर ये इसके साथ अटैच हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये गॉल ब्लैडर जो है इसके अंदर पॉलिप है। अब हम पेशेंट की जब पोजीशन हमने चेंज की तो जो पॉलिप होगा वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो इमोबाइल होता है। तो अभी भी ये जो है आप देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर के फंडस के ऊपर ही है। अच्छा, जो
गॉल ब्लैडर के अंदर जैसे अब ये पॉलिप है तो बाज़ जो कार्सिनोमास होते हैं वो भी हमें ऐसे ही नज़र आते हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जो अगर कलर डॉपलर मौजूद हो तो फिर हम कलर डॉपलर का इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो कलर डॉपलर फ्लो देख लेते हैं कि इस एरिया के अंदर ये जो एरिया है एक्स्ट्रा ग्रोथ है इसके अंदर फ्लो तो नहीं आ रहा जी। तो ये नेक्स्ट वन केस है जिसमें हम मल्टीपल पॉलिप्स को देख सकते हैं। अब ये जीबी इसके अंदर भी जो है आपको मल्टीपल पॉलिप्स जो हैं वो मैं दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये लिवर है, अब ये जीबी है, ठीक है। अब जीबी के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ये कोजेनिक एरिया है, एक ये है, ठीक है ना, एक ये भी है, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं आपके पास जो वो जीबी के अंदर पॉलिप्स हैं, यानी कि मल्टीपल पॉलिप्स का ये केस हुआ। एक पेशेंट है जिसके जीबी के अंदर बहुत सारे पॉलिप्स हैं। अब चूंकि जो पॉलिप्स होते हैं वो कोई सिम्टम कॉज नहीं करते, आपको पहले बता दिया था मैंने, तो इसलिए ये एसिम्टोमेटिक होते हैं ज़्यादातर पेशेंट, और पोजीशन चेंज करने पर भी जो है पॉलिप अपनी जगह नहीं चेंज करते, बल्कि वैसे ही अब जैसे ये वाला गॉल ब्लैडर है तो इसकी एंटीरियर वॉल के ऊपर भी पॉलिप्स हैं, पोस्टीरियर वॉल के ऊपर भी पॉलिप्स हैं। तो ओवरऑल जो है इसकी जो जीबी की जो वॉल है वो पॉलिप से भरी हुई है। तो हम इसको काउंट करने के बजाय मल्टीपल पॉलिप कह देते हैं। इसकी रिपोर्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जैसे आप देखिए मैंने आपके लिए इमेज फ्रीज की, तो ये तो आपको पता है कि ये लिवर है सारा, ठीक है। और ये जो गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर के अंदर आप देख सकते हैं कि 1 2, ठीक है, 3 और ये जो है 4। तो अब हम रिपोर्टिंग में इसको काउंट करके लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल पॉलिप्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसकी रिपोर्टिंग क्राइटेरिया भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि हम इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। अच्छा, अब एक लार्ज पॉलिप का केस मैं आप लोगों के साथ इसके बाद जो है वो शेयर करता हूँ। और ये देखें, एक ये लार्ज पॉलिप का केस अब आपको दिखाता हूँ। अब ये पॉलिप है या सीए है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो आमतौर पर जो 1.0 सेंटीमीटर तक के जो पॉलिप्स होते हैं उनमें तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि वो पॉलिप्स ही हैं, वो कोई कार्सिनोमा नहीं हो सकते। लेकिन 1.0 से ज़्यादा अगर हों तो फिर हम कलर डॉपलर फ्लो जो है उसके ऊपर अप्लाई करके देखें कि वो जो हमें एक्स्ट्रा ग्रोथ नज़र आ रही है उसमें कोई कलर डॉपलर तो नहीं आ रहा। अगर कलर डॉपलर हमारे पास मौजूद हो तो जैसे अब ये केस है, देखें आप देख सकते हैं जब मैंने इसके ऊपर CDF डाला तो ये जो एरिया है इसमें जो है वो कोई फ्लो नहीं मिला मुझे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म पॉलिप का ही केस है। वैसे तो जो पॉलिप्स होते हैं हम ग्रे स्केल पर ये कंसिडर कर लेते हैं कि 1.8 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा के हों तो फिर वो कार्सिनोमा हो सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हम ग्रे स्केल पर कैसे जो है वो रिपोर्ट करेंगे जीबी के जो पॉलिप होते हैं, इसके लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। बहरहाल ये केस आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसके ऊपर CDF भी अप्लाई किया तो उसके बावजूद भी कि जो एक्स्ट्रा जो ग्रोथ है, ठीक है ना, जीबी की दीवार के साथ, इसमें जो है फ़्लो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म जो है वो बिनाइन पॉलिप ही है, ठीक है ना, ये कार्सिनोमा नहीं है। तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग जो है इस एतबार से फिर कर देनी है कि मेरे पास जो ये पेशेंट है ये जो गॉल ब्लैडर की दीवार के साथ एक्स्ट्रा ग्रोथ मुझे मिल रही है ये पॉलिप ही की है। हालांकि अब ये जो है एक बड़ा जो है एरिया है, ठीक है ना, इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 1.5:1.4 है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जितने भी हमारे पास पॉलिप्स आते हैं उनकी रिपोर्टिंग क्राइटेरिया क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। आप जो है मेरे साथ रहें, वीडियो देखते रहें। आपसे एक गुजारिश ये करनी है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। रिपोर्टिंग मेथड या रिपोर्टिंग क्राइटेरिया क्या हो सकता है, देखिए मैंने बताया था आपको कि इकोजेनिक एरियाज़ होते हैं स्मॉल,
ठीक है। उनका साइज़ हम लिख लेते हैं, जो भी साइज़ होता है। अगर एक होगा तो हम लिखेंगे स्मॉल इकोजेनिक एरिया मेजरिंग सो इज सीन एट एंटीरियर या पोस्टीरियर वॉल ऑफ जीबी। मल्टीपल होंगे तो हम मल्टीपल इकोजेनिक एरियाज़ लिख देंगे, ठीक है ना, मल्टीपल इकोजेनिक एरियाज़, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, अब मल्टीपल इकोजेनिक एरियाज़ तो हैं, तो अब उसमें से हमने उसके साइज़ कैसे देना है, तो मल्टीपल इकोजेनिक एरियाज़ लार्जेस्ट वन मेजरिंग, ठीक है ना, जो भी होगा लार्जेस्ट वन मेजरिंग करके, ठीक है, इज सीन एट एंटीरियर या पोस्टीरियर वॉल ऑफ जीबी। और अगर दूसरे किसी का साइज़ देना चाहें तो आप स्मॉलेस्ट वन कर सकते हैं, या अनदर वन जो है करके आप उसका साइज़ भी मेंशन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जीबी की तो नॉर्मल होंगी, नॉर्मल साइज़ एंड शेप, ठीक है। गॉल ब्लैडर इज सीन, वॉल थिकनेस अपीयर नॉर्मल, नो कैलकुलस आर्सलाज इज सीन, कॉमन बाइल डक इज़ नॉर्मल। कंक्लूजन में आपने क्या लिखा कि जीबी पॉलिप। अच्छा, अब कंक्लूजन का या इंप्रेशन का तरीका ये भी है कि आपने डायरेक्ट जीबी पॉलिप लिख दिया, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो है इसको दोबारा जो है स्मॉल इकोजेनिक एरिया या स्मॉल मल्टीपल इकोजेनिक एरियाज़, ठीक है ना, जो भी आपने लिखा था ऊपर, उसको दोबारा आप नीचे कॉपी करें और उसके बाद आप जो है कंटिन्यू करें वहाँ से यहाँ तक, यानी कि जैसे वॉल ऑफ जीबी है तो इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। फाइंडिंग आर मोस्ट लाइकली ड्यू टू गॉल ब्लैडर पॉलिप। अच्छा, रिपोर्टिंग क्राइटेरिया के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम रिपोर्ट इसकी कैसे करें या क्या वर्ड इस्तेमाल करें। तो देखिए, रिपोर्टिंग क्राइटेरिया किसी भी चीज़ के लिए फ़िक्स नहीं है। हमें जो टेक्सचर नज़र आ रहा होता है, जो रंग नज़र आ रहा होता है, वो हम उसके मुताबिक अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक बात आम फिजिशियन के लिए बताता चलूँ कि उनके पास जब भी पेशेंट आएँ तो अगर उनको गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो स्मॉल इकोजेनिक मल्टीपल एरिया या सिंगल एरियाज़ मिल रहे हों, ठीक है ना, जिनका साइज़ लेस देन 1.8 सेंटीमीटर हो, तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए अगर कोई पेशेंट सिम्टम ना दे रहा हो। तो अगर कोई सिम्टम जो है पेशेंट दे रहा है आपको, तो आप फिर उन सिम्टम्स के मुताबिक पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं सीटी एब्डोमेन के ज़रिए। तो आज की जो वीडियो थी हमारी, ये जीबी पॉलिप के हवाले से थी। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय, अल्लाह।